नमस्कार, स्वागत है आप सभी का स्वदेश विशेष में। मैं हूं आपके साथ कविता थपलियाल। आजकल आपने मुफ्त की योजनाओं को लेकर बड़े जोर शोर से सुना होगा, जिसे रेवड़ी कल्चर नाम दिया जा रहा है। लेकिन ये योजनाएं आज की नहीं है, सालों साल पुरानी है, मगर हंगामा आज बरप रहा है। हमारा भी यही सवाल है कि हंगामा क्यों है बरपा। मामला इतना बढ़ गया है कि सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गया है और आज रेवड़ी कल्चर पर सुप्रीम कोर्ट को भी कहना पड़ा कि वेलफेयर स्कीम और देश की आर्थिक सेहत में संतुलन जरूरी है। अब आते हैं आज की बहस पर। सवाल यहाँ पर यह है कि फ्री की स्कीम और वेलफेयर स्कीम में कौन अंतर तय करेगा और कैसे। क्या बिजली, पानी और सफ़र ही फ्री की स्कीम है? क्योंकि यहीं पर ज़्यादा बवाल खड़ा हो रहा है। आज रक्षाबंधन है, कई सरकारों ने बहनों को फ्री यात्रा की सुविधा दी है। कई राज्यों में वृद्धावस्था पेंशन, विधवा पेंशन, रोजगार भत्ता, ना जाने क्या क्या दिया जाता है। किसानों के खातों में भी 2-2 हज़ार रुपये दिए जा रहे हैं। ये तमाम योजनाएं भले के लिए हैं, लेकिन ये तय कैसे किया जाए कि ये फ्री की स्कीम है या वेलफेयर स्कीम है। सोशल वेलफेयर स्कीम और मुफ्तखोरी में आखिर अंतर ज़रूरी हो गया है। फ्रीबीज के मुद्दे पर आज सुप्रीम कोर्ट में अहम सुनवाई हुई। सुनवाई के दौरान चीफ जस्टिस ने ये कहा कि लोक कल्याणकारी योजनाएं जरूरी हैं, लेकिन उससे अर्थव्यवस्था पर पड़ने वाले असर को भी देखा जाना जरूरी है। वहीं केंद्र सरकार की तरफ से पेश हुए वकील सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने दलील दी कि सरकारों को ये पता है कि वेलफेयर स्कीम क्या है और फ्री की पॉलिटिक्स क्या है। ऐसे में ये तय कर लेना जरूरी है कि सिर्फ फ्री बांटने से कहीं अर्थव्यवस्था को भारी नुकसान ना पहुंच जाए। हालांकि इस पूरी सुनवाई के दौरान आम आदमी पार्टी के तरफ से वकील अभिषेक मनु सिंघवी भी पेश हुए और उन्होंने कहा कि इस पूरी सुनवाई के दौरान जो है वेलफेयर स्कीम और फ्रीबीज के बीच के अंतर को सही नहीं समझा जा रहा है और उसके बारे में भ्रम फैलाया जा रहा है। चूंकि भारत एक वेलफेयर स्टेट है, ऐसे में राज्यों की ये जिम्मेदारी बनती है कि वो लोगों के भले के लिए स्कीम लेकर आए। हालांकि इस मामले में सभी पक्षकारों ने फ्रीबीज को तय करने के लिए एक एक्सपर्ट कमेटी के गठन के लिए अपनी सहमति दे दी है। ये भी कहा गया है सुनवाई के दौरान कि जो भी एक्सपर्ट कमेटी बने, वो बनने के बाद 8 हफ्ते के अंदर इस पर कोई फैसला दे दे। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने यह भी कहा कि वो अपने रिटायरमेंट से पहले इस मामले में कुछ ठोस फैसले ले सकते हैं, ताकि फ्रीबीज के मुद्दे पर यह तय हो सके कि इससे पड़ने वाले अर्थव्यवस्था के असर को तय किया जा सके और साथ ही साथ करदाताओं को यह भरोसा दिलाया जा सके कि वो पैसा जो टैक्स के लिए दे रहे हैं वो उनके विकास के लिए इस्तेमाल हो रहा है, ना कि सिर्फ राजनीतिक दलों द्वारा वोट पाने के लिए। वीडियो जर्नलिस्ट श्रीकांत बिसोई के साथ मैं गौरव श्रीवास्तव, 18 नाउ स्वदेश, दिल्ली से। क्या वेलफेयर स्कीम को मुफ्तखोरी बताकर भ्रम की स्थिति पैदा की जा रही है या फिर मुफ्त की स्कीमों को वेलफेयर का लबादा उड़ाया जा रहा है? इसी लाइन पर आज हमारे एक्सपर्ट से हम चर्चा करेंगे और जानेंगे कि वेलफेयर और मुफ्त की स्कीम है क्या और कितनी फ़ायदेमंद है, कितनी नुकसानदायक और कितनी राजनीतिक है। लेकिन पहले इस मामले पर कैसे मचा हुआ है सियासी घमासान और क्या कुछ कह रहे हैं तमाम पॉलिटिशियंस, ये सुन लेते हैं। कैसे चल रहे हैं आरोप प्रत्यारोप। अगर राजनीति में ही स्वार्थ होगा तो कोई भी आकर पेट्रोल डीजल भी मुफ्त देने की घोषणा कर सकता है। ऐसे कदम हमारे बच्चों से उनका हक छीनेंगे, देश को आत्मनिर्भर बनने से रोकेंगे। ऐसी स्वार्थ भरी नीतियों से देश के ईमानदार टैक्स पेयर का बोझ भी बढ़ता ही जाएगा। इस देश के अंदर आजादी के 75 साल के बाद ये कहा जाएगा कि फ्री शिक्षा देना रेवड़ी है, तो हमारे गरीबों के बच्चे शिक्षा के लिए कहाँ जाएंगे? अगर ये कहा जाएगा कि सरकारी स्कूल बंद कर दो और सरकारी स्कूल बंद करके सबसे पैसे लो, प्राइवेट स्कूल में ही शिक्षा होगी, प्राइवेट स्कूल में ही, तो एक रिक्शे वाले का बच्चा, मजदूर का बच्चा, किसान का बच्चा, गरीब का बच्चा अपने बच्चे को कहाँ पढ़ाएगा? अगर ये कहा जाएगा कि केवल और केवल पैसे दे के इलाज होगा, सरकारी अस्पताल बंद, डिस्पेंसरी बंद,
लोगों को फ्री में इलाज नहीं मिलेगा तो आधे से ज़्यादा लोग तो मर जाएंगे। आज प्राइवेट के अंदर इतना महंगा इलाज है। इसको फ्री रेवड़ी कहना गलत है। इसको जनता के कल्याण की बात कहा जाएगा। किसी भी जिम्मेदार सरकार की जिम्मेदारी है कि अपने लोगों को अच्छी शिक्षा दे, अच्छा स्वास्थ्य सुविधाएं दे। हाँ, अपने दोस्तों को 10 लाख करोड़ रुपए का लोन माफ करना ये क्रिमिनल है। देखिए, आज मुफ्तखोरी वाले मामले पे सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। सुप्रीम कोर्ट में चीफ जस्टिस ने इस पर बहुत गंभीर इसको मसला बताया है। हमने कोर्ट को यही कहा हुआ है कि इस समय केंद्र और राज्यों के ऊपर 150 लाख करोड़ का कर्जा हो चुका है। टोटल कर्जा 150 लाख करोड़ का है। इसको अगर नहीं रोका गया तो आने वाले समय में हमारी स्थिति बहुत ख़राब हो जाएगी। ना हमें वर्ल्ड बैंक लोन देगा, ना हमें अमेरिका देगा, ना जापान देगा। सिचुएशन आउट ऑफ कंट्रोल हो जाएगी। सेंट्रल गवर्नमेंट ने इसको गंभीर माना है। सेंट्रल गवर्नमेंट ने भी हमारी पीआईएल का समर्थन किया है और कहा है कि हाँ, जन कल्याणकारी योजनाएं तो चलनी चाहिए, लेकिन मुफ्तखोरी की जो योजनाएं वो बंद होनी चाहिए। चलिए, इस मुद्दे पर हम विस्तार से बात करते हैं। बिजॉन मिश्रा, कंज्यूमर पॉलिसी एक्सपर्ट हमारे साथ है। अमिताभ तिवारी, राजनीतिक रणनीतिकार, आभा सिंह, अधिवक्ता हमारे साथ जुड़ गई हैं। आप तीनों का स्वागत है इस पेशकश में। और अमिताभ जी, आपके पास आऊँगी सबसे पहले। सुप्रीम कोर्ट ने जिस तरह से कहा गया है कि आपको क्लियरली डिफ्रेंशिएट करना है कि वेलफेयर स्कीम्स क्या हैं और यहाँ पर मुफ्त खोरी क्या होती है, या जो मुफ्त में स्कीम्स पार्टी रहती हैं, इसमें आपको डिफरेंस क्रिएट करना होगा। जो ऑब्जर्वेशंस हैं वो काफ़ी सही है, लेकिन कहीं ना कहीं पार्टियां देखिए इसके लिए तैयार नहीं होंगी। तो इसका खाका और जो डिफरेंस क्रिएट करने की बात की गई है वो आखिर होगा कैसे? बिकॉज ऐसी बहुत सारी ज़रूरी सेवाएं हैं जो मुफ्त में दी जा रही हैं, लेकिन वो वेलफेयर कैटेगरी में भी तो आती हैं। कैसे डिसाइड होगा कि कौन सी पार्टी अपने फ़ायदे के लिए यहाँ पर मुफ्तखोरी कर रही है और रेवड़ी कल्चर एक तरह से पार्टी ने अपना लिया है? सभी को बैठकर एक मत यहाँ पर आना होगा। ये कैसे होगा? पिछला डिस्कशन एक बार ईटी नाउ पे जब हो रहा था तो मैंने इस सवाल को उठाया था कि फ्रीबी है क्या। सबसे पहले तो ये डिफाइन करना पड़ेगा ना, क्या आयुष्मान भारत फ्रीबी है या फ्री हेल्थ केयर फ्रीबी है? तो इसका डेफिनेशन कौन डिसाइड करेगा? अब ये तो बड़ा ही सब्जेक्टिव चीज है जैसा आप कह रहे हैं, क्योंकि इंडिया एक वेलफेयर स्टेट है। गरीबों को अमीरों से टैक्स ले करके उनके स्वास्थ्य, उनके एजुकेशन और इस पे सरकारें खर्च करती हैं। यही सिस्टम है, ठीक है। तो वेलफेयर स्कीम्स और फ्रीबी या मुफ्तखोरी जो कह रहे हैं, तो मुफ्तखोरी है क्या, उसका एग्जाम्पल क्या है? और उसको कनेक्ट किया जा रहा है इलेक्टोरल रिजल्ट से, ठीक है, कि मुफ्तखोरी की वजह से या फ्रीबीज की वजह से वोटर जो है वो लालच में आकर के किसी पार्टी को वोट दे रहा है। तो ये तो मुझे लग रहा है सबसे पहले बहुत बड़ा भारत का जो वोटर है, जो इतना स्मार्ट और सैवी है, उसके विवेक पे क्वेश्चन मार्क करता है। हर एक पार्टी जब फ्रीबी दे रही है तो ये तो कैंसल आउट हो जा रहा है ना। कौन सी पार्टी फ्रीबी नहीं अनाउंस कर रही है अपने मैनिफेस्टो में? तो जब हर एक पार्टी फ्रीबी दे रही है तो सिर्फ फ्रीबी ही तो नहीं है वोटर के डिसाइड करने का कंसिडरेशन कि किसको वोट करें। पहली बात, हाँ, मैनिफेस्टो में मुझे लगता है, जैसे कई आपने तमिलनाडु में देखा होगा, यूपी चुनाव में भी इस बार देखा है हमने, कि बहुत सारी पार्टीज जो हैं वो टीवी, वॉशिंग मशीन, फ्रिज, इन सब चीजों की प्रोमिसेस करते हैं अपने मैनिफेस्टो में। तो ये जरूर मुफ्तखोरी है, ये एक फ्रीबी है मेरे हिसाब से। और इसको कहीं ना कहीं इलेक्शन कमीशन को ही अपने मॉडल कोड ऑफ कॉन्डक्ट जो है उसके तहत रूल्स चेंज कर करके इसको बंद करना चाहिए। दूसरी बात मुझे लगता है फ्रीबी जब हम कहते हैं, जी, वो पल्ला तो झाड़ फ्री रही है, हेल्थ वो तो इन सब की जिम्मेदारी लेना ही नहीं चाहती है। इलेक्शन कमीशन साफ कह दिया है कि उन पर बोझ पड़ेगा अगर वो इस तरह के निर्णय लेने में उनको शामिल किया जाएगा तो। अब अल्टीमेटली इलेक्शन कमीशन ही पूरा इलेक्शन सिस्टम भारत का चला रहा है, और ये फ्रीबी का सवाल जो है वो इलेक्टोरल रिजल्ट से इसको लिंक किया जा रहा है, करेक्ट, कि भाई फ्रीबीज की वजह से लोग उसके लुभाव में आकर के किसी पार्टी को वोट दे रहे हैं और उसकी वजह से इकोनॉमिक डिटेरियोरेशन हो रही है हमारे स्टेट फाइनेंसेस की। तो अगर इलेक्शन से रिलेटेड कोई चीज है तो इलेक्शन कमीशन अपना पढ़ना तो जा रही है, लेकिन इलेक्शन कमीशन को तो आना ही पड़ेगा इसके ऊपर, पहली बात। दूसरी बात, जब फ्रीबी की बात हो रही है तो वहां पर भी एक बहुत बड़ा डिस्टिंक्शन है
जब आप फ्री पावर दे रहे हैं, जैसे आम आदमी पार्टी दे रही है, बहुत सारे स्टेट्स में और भी पार्टीज देती हैं, और अगर आप वो सबको दे रहे हैं जो इकोनॉमिकली सक्षम भी है अपना पावर का बिल चुकाने के लिए, तो मेरे हिसाब से वो फ्री भी है, वो गलत है, उसको कहीं ना कहीं रोकने की जरूरत है। और तीसरी और सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि सुप्रीम कोर्ट को जब ये कमेटी बना रही है, ये ऐसा कर देना चाहिए कि जब भी कोई पार्टी एक फ्रीबी अनाउंस कर रही है अपने मैनिफेस्टो में, या एक कोई वेलफेयर स्कीम अनाउंस कर रही है, तो उसका पैसा कैसे रेज करेगी वो बता दे, नेक्स्ट 5 इयर्स में उसका इम्पैक्ट क्या होगा बजट पे वो बता दे, क्रेडिट रेटिंग पे क्या इम्पैक्ट होगा, डेट टू जीडीपी पे क्या इम्पैक्ट होगा, ये सारी बातें बता दे, ताकि जो वोटर है उसको समझ में आ जाए। क्योंकि देखिए, देयर आर नो फ्री लंचेस इन द वर्ल्ड। फ्री भी कोई नेता अपने जेब से तो नहीं दे रहे हैं ना, हमसे आपसे किसी और फॉर्म में टैक्स लेकर के ही वो फ्री भी किसी ना किसी को दिया जा रहा है। जी आभा जी, तो कहीं ना कहीं हम चुनाव होने का जो एक पूरा ढांचा है, जो एक पूरा सिस्टम है, क्योंकि देखिए अमूमन जैसे कि अमिताभ जी भी यहाँ पर समझा रहे हैं कि तमाम चीज़ों का ऐलान तो मैनिफेस्टो में किया जाता है। सवाल यहाँ पर यह है कि जिन चीज़ों का ऐलान मैनिफेस्टो में किया जाता है वो एक तरह से वेलफेयर स्कीम्स हैं, क्योंकि शिक्षा, स्वास्थ्य जैसी सेवाएं अगर आप मुफ्त में दे रहे हैं तो वो तो सरकारों की जिम्मेदारी होती है, उसको मैनिफेस्टो जैसी चीज़ों में कैसे शामिल किया जा सकता है। अब जो कमेटी बनेगी या बनाने का जो आदेश दिया गया है उसमें बहुत ज़रूरी होगा कि जो भी ऑब्जर्वेशंस उस कमेटी ने अपने आप शामिल किए जाएंगे उसके द्वारा, उसको कहीं ना कहीं उसका राजनीतिकरण नहीं होना चाहिए, इसको अलग खाके में हमें डिज़ाइन करना होगा। बुनियादी बातें कौन कौन सी होनी चाहिए जब एक कमेटी बैठेगी और इन तमाम बातों का संज्ञान लेगी। कुछ अमिताभ जी यहाँ पर कह रखे हैं क्योंकि राज्यों पर देखिए आर्थिक बोझ भी पड़ता है, तो उन्हें तो ये बताना पड़ेगा कि कैसे जो वो फ्रीबीज दे रही हैं उसका खर्चा उठेगा, आगे 5 साल में किस तरह की उनकी रेवेन्यू जनरेशन होगी, क्योंकि फ्रीबीज के चक्कर में हमने देखा है बहुत सारे राज्य हैं जो यहाँ पर कर्ज के बोझ तले दबे हुए हैं। खाका कैसे तैयार करना चाहिए कमेटी को, क्या कुछ होगा? सही है, आप वेलफेयर स्कीम की बात करते हैं तो उसका चुनाव से रिलेशन नहीं होता, वो सबके लिए होती है या एक इकोनॉमिक स्ट्रेटा के लिए होती है और वो गवर्नमेंट पॉलिसी में होती है वेलफेयर स्कीम जो है। अब फ्रीबी तो जो है वो सिर्फ इलेक्शन के टाइम पे पब्लिक को मूर्ख बनाने के लिए, पब्लिक को लुभाने के लिए नेता लोग आके ऑर्डर करते हैं कि जैसे कि हम 300 यूनिट फ्री बिजली देंगे। दिल्ली में आप देखिए बिजली फ्री दी गई, पानी फ्री दिया गया, केजरीवाल इलेक्शन जीत गए। अब वो गुजरात में भी जाके कह रहे हैं कि 300 यूनिट बिजली मैं फ्री दूंगा और आप वो चुनाव जीतने के लिए। हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस की सरकार ने कह दिया है कि हम फ्री बिजली देंगे और महिलाओं को 1500 रुपए देंगे। मेरा कहना है आपको अगर वेलफेयर स्कीम की बात करनी है तो आप उसको चुनाव से मत जोड़िए, आप उसको नॉर्मल कोर्स में जब आपका बजट पास होता है उसी वक्त आप उसको इनकॉर्पोरेट करिए, उसको हम वेलफेयर स्कीम कहेंगे, फ्री भी कहेंगे, जो हम आप इलेक्शन के वक्त और आप जब बजट में उसको डालेंगे तो उसको कहां से फाइनेंसेस रेज करेंगे वो आप उसमें लिखेंगे। लेकिन जब आप ये इलेक्ट्रिसिटी फ्री दे रहे हैं, आपका पावर मिनिस्टर कहता है कि हमारा जो पूरी मिनिस्ट्री है वो बैठ जाएगी। स्टेट्स में अगर 5 डिस्कॉम्स हैं जो डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज है बिजली की, 3 लाल में चली गई हैं, घाटे में चली गई हैं। एक राज्य में 6000 से 15000 करोड़ माइनस चल रहा है क्योंकि उन्होंने फ्री बिजली दे दी फार्मर्स को, उन्होंने फ्री बिजली दे दी बिलो पॉवर्टी लाइन को। मेरा कहना है आप अपना बजट देखिए उसके बाद दीजिए, लेकिन आप पूरे 5 साल कुछ काम नहीं करिए और इलेक्शन के वक्त सिर्फ फ्री भी देके चुनाव जीतिए, वो पब्लिक के साथ धोखा है, पब्लिक को मूर्ख बनाने की बात है। आर्टिकल 14 में अगर बात आती है इक्वालिटी बिफोर लॉ, इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉज, तो बिल्कुल इस तरह से आपने जो है टैक्स पेयर्स का मनी अपनी मर्जी से कहां दे दिया, वो बिल्कुल वायलेशन है कानून का। तो मैं इसको वेलफेयर स्कीम कह के, आप हॉस्पिटल देते हैं, हेल्थ स्कीम दे रहे हैं, आप बजट में उसका प्रोविजन कीजिए, एक सही ढंग से कीजिए। सुप्रीम कोर्ट ने जब ये बात 2013 में ली थी तब सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि इलेक्शन कमीशन क्यों नहीं इसको देखता है, जब उस वक्त तमिलनाडु में प्रेशर कुकर बट रहे थे, टीवी बट रहे थे, बट इलेक्शन कमीशन और सुप्रीम कोर्ट ने दोनों ने कहा कि ये लेजिस्लेचर का काम है, वो कानून बनाए। आज इलेक्शन कमीशन उस कमेटी में नहीं आना चाहता जो सुप्रीम कोर्ट सेटअप कर रहा है कि नीति आयोग होगा, फाइनेंस कमीशन होगा, क्योंकि इलेक्शन कमीशन कहता है कि सुप्रीम कोर्ट ने ऐसी टिप्पणियां करी हैं, ऐसे कमेंट्स किए हैं जिससे हमारी साख पे धब्बा पहुंचा है, हमारी रेपुटेशन खराब हुई है। तो इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारी है
या सुप्रीम कोर्ट की जिम्मेदारी है, ये बात देखने की है। लेकिन अगर नेता भोली भाली जनता को सिर्फ ये कह के कि हम फ्री में बिजली दे देंगे, फ्री में पानी दे देंगे, तो मैं कहूंगी कि चुनाव जीतने के लिए ये सरासर गलत है। आज इसीलिए शायद हम थर्ड वर्ल्ड स्टेट अभी भी बैठे हुए हैं, कितने स्टेट्स जो है रेड में चले गए हैं। आज आप देखिए एमटीएनएल है, सरकार की संस्थाएं खत्म क्यों होती जा रही हैं? क्यों एयर इंडिया को टाटा को बेचना पड़ गया? क्योंकि यही फ्री बीज की वजह से। आपने जो है जितने सरकारी अफसर चलेंगे वो फ्री में चलेंगे, नेता जो है वो फ्री में चलेंगे, उनकी आप अपग्रेड करेंगे। तो इस तरह की चीजों से निकलना पड़ेगा, ट्रांसपेरेंसी लानी पड़ेगी। और अब जब जस्टिस रमन्ना कह रहे हैं कि मैं डिसाइड करके जाऊंगा, तो मैं खुश हूं, देर आए दुरुस्त आए। आप अब जो है इसको क्लियर करिए कि नेता अपनी मर्जी से नहीं, वो नेता क्या वो फ्रीबी जो है अपने पैसे से दे रहा है, अपने पार्टी फंड से दे रहा है? नहीं दे रहा है, वो हमारे टैक्स पेयर्स के पैसे से दे रहा है, बिना टैक्स का बजट बनाए, बिना एक पॉलिसी बनाए। तो मैं इस फ्रीबी को बिल्कुल रेवड़ी मानती हूँ और देश की भोली भाली जनता को मूर्ख बनाने की बात करती हूँ। हर सरकार कहती है कि महिलाओं को एम्पावर करो, लेकिन चाहे महाराष्ट्र की सरकार, इसमें एक भी मिनिस्टर नहीं है, महिलाओं को आप जो है 33% रिजर्वेशन नहीं दे पाए। तो वोट बैंक के नाम पे जो आप चीजें बोलते हैं वो सरासर गलत। बिल्कुल, लेकिन बिजॉन ये सवाल यहाँ पर ये है कि अभी हमारा वोटर तो काफ़ी स्मार्ट हो गया है। पिछले कुछ सालों में हमने देखा है कि लोगों में ज़्यादा जागरूकता और उनकी मानसिकता में ज़्यादा बदलाव और अलर्टनेस आ गई है। ये इस तरह के फ्रीबीज वाकई कितना काम करते होंगे? मैं बड़े शहरों की बात नहीं कर रही हूँ, छोटे कस्बों की बात कर रही हूँ, टियर 1, टियर 2, टियर 3 टाउन्स की बात कर रही हूँ, जहाँ पर इस तरह की रेवड़ियाँ वाकई बांटी जाती हैं। और इसका वोटर टर्नआउट कैसा होता है? कि नथिंग इज फ्री, कोई चीज फ्री नहीं है। या तो टैक्स पेयर्स पेमेंट कर रहे हैं या हम आउट ऑफ पॉकेट पेमेंट कर रहे हैं। हर चीज का एक अकाउंटेबिलिटी, ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए, क्योंकि या तो हमारा टैक्स का पैसा यूज हो रहा है या हम जो पेमेंट करके जो सेवा या जो वस्तु हम उपयोग करना चाह रहे हैं हम खुद पेमेंट कर रहे हैं उसका। तो कभी भी कोई भी चीज फ्री नहीं होता है। ये भ्रामक रूप से जो मैनिफेस्टो में बताया जाता है, पॉलिटिकल रैलीज में कहा जाता है, इसके अगेंस्ट में बहुत सख्त से सख्त कदम इलेक्शन कमीशन को लेना चाहिए, क्योंकि कानूनी इलेक्शन कमीशन के पास वो कानूनी हक है कि वो कोई भी चुनाव प्रचार यदि भ्रामक हो, यदि कोई भी चुनाव प्रचार जो लोगों के मतलब इंटरेस्ट के अगेंस्ट में हो, वो जरूर इलेक्शन कमीशन के पास पावर्स हैं उस पर एक्शन लेने के लिए। तो यदि सुप्रीम कोर्ट अब एक कोई सलाह लेना चाह रहा है तो इलेक्शन कमीशन को जोड़ना होगा। उनके पास वो पावर है, अगर इलेक्शन कमीशन के पास वो पावर है तो वो ऐसे कैसे कह सकते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने जो ऑब्जर्वेशन की है उनकी साथ पे सवाल उठ रहा है इसके चलते? क्योंकि हमारे देश में कई अच्छे कानून हैं, उसका पालन नहीं होता है, और इसीलिए हम लोग जैसे लोगों को जुडिशरी के सामने जाकर हाथ जोड़ना पड़ता है कि आप प्लीज इंटरवीन कीजिए, क्योंकि ना एग्जीक्यूटिव हमको सुन रहा है, ना इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स हमको सुन रहे हैं, तो आप प्लीज इंटरफियर कीजिए। और इसलिए सुप्रीम कोर्ट इंटरफियर कर रहा है इस काम को लेकर, इस बात को लेकर। दूसरा चीज जो हम बोलना चाहेंगे, यदि हम कोई भी चीज प्रॉमिस करते हैं, वेदर वो स्कीम हो। नहीं आभा जी, एक सेकंड, मुझे थोड़ा सा इलेक्शन कमीशन के रोल पर यहाँ पर बात करनी, क्योंकि ये काफी अहम भूमिका में है और ये ऐसे पल्ला नहीं झाड़ सकते। आभा जी। जी बिल्कुल, इलेक्शन कमीशन को रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट में अगर है तो उनको ये क्लॉज डालना पड़ेगा। इलेक्शन कमीशन में भी जो मेंबर्स बैठे हैं वो सरकार के द्वारा अपॉइंटेड है, और मुझे लगता है कि वो सिटिंग गवर्नमेंट के खिलाफ बोलने में हिम्मत नहीं कर पा रहे हैं। तो पलड़ा झाल देना जो है वो इसीलिए है क्योंकि वो खुद अपने सर्वाइवल के लिए मोहताज है। मैं चाहूंगी कि सुप्रीम कोर्ट इसमें जो है कर्रा कानून लाए, और आपको आज तक जब पार्लियामेंट ने कोई चुनाव कानून नहीं लाया है, बिल्कुल, और ये कहना लोग बोले, मैं आज आपको बताऊं चुनाव के वक्त जो है लोग क्या क्या चीजें बांटते हैं सबको मालूम है। स्टेट बॉर्डर्स पे कितना रुपया पकड़ा जाता है, कितनी शराब पकड़ी जाती है, उसको कैसे भूल सकते हैं। ये कह देना कि जनता हमारी बहुत समझदार हो गई है, ये वो ऐसे लोग हैं जो चाहते हैं कि फ्रीबीज चलती रहे।
तो इलेक्शन कमीशन अगर नहीं हिम्मत कर पा रहा है, तो आज सुप्रीम कोर्ट जब देख रहा है, सुन रहा है, जस्टिस रमन्ना जब इसकी बात कर रहे हैं, तो 2013 में जब सुप्रीम कोर्ट ने गलती की थी, आज उसका भूल सुधार कर दीजिए, देश उनको याद करेगा। और ये जो नेता लोग हैं जो 300 यूनिट बिजली दे रहे हैं, तो जो हम लोग हैं वो 6 रुपए यूनिट दे रहे हैं, और किसान जो मैं कहती हूँ गरीब किसान छोड़ दीजिए, अमीर किसान को भी आपने 300 यूनिट फ्री बिजली दे दी 2 रुपए के हिसाब से। तो क्या हमारे टैक्स पेयर जो मेहनत कर कमा रहे हैं, स्कूल टीचर हैं, सरकारी अफसर हैं, जो मेहनत से पैसे कमा रहे हैं और पूरा टैक्स दे रहे हैं, उनके साथ क्या ये नाइंसाफी नहीं है? बिल्कुल। बेजॉन जी, आप कुछ कहना चाह रहे थे, बताइए। अच्छा, एफिशिएंसी नहीं जब तक आप लाएंगे, एक पारदर्शिता नहीं लाएंगे, एक अकाउंटेबिलिटी नहीं लाएंगे, जो सुप्रीम कोर्ट अब रिकॉग्नाइज करके वो इस पे हस्तक्षेप कर रहे हैं, जो अच्छी चीज है, हम उसको स्वागत करते हैं। लेकिन एक ऐसा डायरेक्शन मिलनी चाहिए कि सरकार को बाध्य करे कि वो 1 महीने के अंदर एक ऐसे कानून लाएं या कुछ ऐसे नियम लाएं जिससे हम लोग सब बच जाए। ये जो घोर जो प्लंडर हो रहा है, जो मिसयूज हो रहा है, जो लोगों को मतलब धोखा दिया जा रहा है, वो कम हो जाए। हम आज की बात आपको कह रहे हैं, बिहार में हम जब एक व्यक्ति से बात किए गांव में, वो हमको बोले कि हमको 2000 रुपया दवाई पे खर्चा करना पड़ा। हम उनसे पूछे कि आपको तो मुफ्त दवाई मिलनी चाहिए, आप 2000 क्यों किए? आप क्यों नहीं अपना डिस्पेंसरी गवर्नमेंट सरकारी हॉस्पिटल में जाके मुफ्त दवाई क्यों नहीं लिए? वो आपका हक है। वो क्लियरली हमको बोला कि हम लोगों को कोई दवाई नहीं मिलता है, डॉक्टर केवल प्रेस्क्रिप्शन लिख देता है और हम लोग को खुद को खरीदना पड़ता है। तो अब बताइए, अब ये क्या है? ये धोखाधड़ी है। तो ये मुफ्त दवाई जा कहाँ रहा है, किसको मिल रहा है, किस ढंग से मिल रहा है, क्यों नहीं गरीब को मिल रहा है? इसका उत्तरदायित्व कौन लेगा? तो इसलिए सुप्रीम कोर्ट को अब इस ढंग से एक डायरेक्शन देना होगा कि एक कड़ी से कड़ी कानून कि यदि कोई भी व्यक्ति पाया जाए कि वो टैक्स पेयर का पैसे को मिसयूज कर रहा है, तो उनको कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। क्योंकि हम टैक्स पेयर होते हुए हमारे कोई सोशल सिक्योरिटी नहीं है। हम 40 साल से टैक्स पे किए हैं, लेकिन हमारे लिए कोई सोशल सिक्योरिटी नहीं है। क्यों नहीं है? हमारे लिए क्यों नहीं सोशल सिक्योरिटी आएगा? क्यों नहीं हमारा दवाई भी हमको मुफ्त मिले? तो हम ये कहना चाहते हैं कि जितने सीनियर सिटीजन हमारे देश में हैं, सबको कवर मिलनी चाहिए। आप कह रहे हो कि हम 50 करोड़ पीपल को कवर कर चुके हैं। में अमिताभ जी, जो कमेटी बैठाई गई है, जो कमेटी बैठाने का आदेश दिया गया है, उसके जो भी ऑब्जर्वेशंस निकलेंगे, जो भी ड्राफ्ट गाइडलाइंस निकलेंगी, अगर वो चीज़ें ऐसी निकलती हैं कि इलेक्शन कमीशन को बातें माननी होगी, तो वो क्या मानेंगे? क्योंकि कहीं ना कहीं जो अभी इलेक्शन कमीशन ने एक रुख अपना लिया है, उसके तहत तो ये दिख रहा है कि वो सुप्रीम कोर्ट की ऑब्जर्वेशन से नाराज़ है और कहीं ना कहीं अपनी गलती वो नहीं मान रहा है। लेकिन जो कमेटी की गाइडलाइंस आएंगी, वो कहीं ना कहीं इलेक्शन कमीशन के थ्रू ही लागू की जाएंगी, क्योंकि हम चुनाव के वक्त देने वाली रेवड़ियों की बात कर रहे हैं। तो क्या वो मानेगा? किस तरह मानेगा? क्या ये मामला और लटकता हुआ दिखाई दे रहा है? देखिए, कई बारी सुप्रीम कोर्ट रूल्स तो फ्रेम कर देता है, लेकिन उसको इम्प्लीमेंट कौन करेगा? उसको इम्प्लीमेंट तो एजेंसीज ही करेंगी, और इस केस में एजेंसी जो है वो इलेक्शन कमीशन है। इलेक्शन कमीशन क्या हो रहा है कि जो ऑलरेडी मॉडल कोड ऑफ कॉन्डक्ट है, जो इलेक्शन कमीशन के ऑलरेडी रूल्स हैं, जैसा आभा जी कह रही हैं, ठीक है, कैश डिस्ट्रीब्यूशन, लिकर डिस्ट्रीब्यूशन। क्या कोई कैंडिडेट 40 लाख में चुनाव लड़ता है? मतलब मैं तो पॉलिटिकल फील्ड में बहुत ज्यादा काम करता हूँ, 5-5 करोड़ रुपए खर्च होते हैं एक चुनाव में। तो ऑलरेडी जो रूल्स है उसको ही इम्प्लीमेंट करने में इलेक्शन कमीशन जो है कहीं ना कहीं नाकाम रही है। इसलिए उसको ऐसा लगता है कि एक और अगर उसके ऊपर काम थोप दिया जाए, जो कि हर एक पार्टी की मैनिफेस्टो को पढ़ना, उसको समझना, इसमें फ्रीबी क्या है, वेलफेयरिज्म क्या है, इसको समझना, पार्टीज को बाध्य करना है कि वो गाइडलाइंस को फॉलो करें, ये उसके लिए एक एडिशनल काम हो जाएगा। और मुझे लगता है कहीं ना कहीं भारत में ब्यूरोक्रेसी जो है वो एडिशनल कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज या काम नहीं करना चाहती है, वो जो है स्टेटस को में ही बिलीव करती है। तो सुप्रीम कोर्ट को रूल्स तो फ्रेम करना ठीक है। देखिए, रूल्स फ्रेम करना भी इसमें कॉम्प्लेक्स रहने वाला है, क्योंकि ये कॉम्प्लेक्स इशू है, इतना हल्का इशू नहीं है। ये काफी सब्जेक्टिव इशू है, इसको डिफरेंशिएट करना कि फ्रीबी क्या है और वेलफेयरिज्म क्या है। लेकिन अगर रूल्स बना भी देती है सुप्रीम कोर्ट,
मुझे लगता है उसके बाद भी इसके इम्प्लीमेंटेशन को लेकर के जब तक जवाबदेही फिक्स नहीं करेगी सरकार के ऊपर और इलेक्शन कमीशन के ऊपर, तब तक रूल्स जो है वो रूल्स ही बने रहेंगे और इसका कुछ खास जो है वो असर हमको देखने को नहीं मिलेगा। चलिए, तो यहाँ पर देखना होगा कि एक बार जो कमेटी गठित करने के आदेश दिए गए हैं वो किस तरह के नियम जो हैं वो निकाल के आते हैं, किस तरह की गाइडलाइंस जो हैं वो जारी की जाती है। लेकिन जैसा कि हमारे तमाम पैनलिस्ट भी कह रहे हैं, टैक्स पेयर का पैसा वो कहाँ जा रहा है, किस तरह से खर्च किया जा रहा है, उसकी जवाबदेही तो बनती ही है। अब जो कमेटी की ऑब्जर्वेशंस निकल कर आएंगी उसकी इम्प्लीमेंटेशन कैसे होगी, ये तमाम तरह के सवाल हैं जो अब सामने खड़े हो रहे हैं। लेकिन बहरहाल बहुत बहुत धन्यवाद आप तीनों का इस खास पेशकश में शामिल होने के लिए और स्वदेश विशेष की आज की इस पेशकश में मुझे भी इजाज़त दें। नमस्कार।